नमस्कार, मैं डॉक्टर योगेंद्र कुमार, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज अजमेर से। आज का हमारा विषय सांख्यिकी की आवश्यकता विषय क्षेत्र है। तो सांख्यिकी की आंकड़ों की आवश्यकता क्यों होती है हमें? सांख्यिकी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका है। मतलब जब भी हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं या अर्थशास्त्र का कोई भी अध्ययन करते हैं तो उसमें सांख्यिकी एक महत्वपूर्ण तथ्य होता है और जीवन के सभी क्षेत्रों में सांख्यिकी आंकड़ों की आवश्यकता रहती है। वस्तुतः किसी भी प्रकार का अध्ययन तब तक संपूर्ण नहीं हो पाता है जब तक हम पुष्टिकारक परिमाणात्मक प्रमाण नहीं मिल जाते। मतलब इन डेटाओं से, इन सांख्यिकी से जब भी हम कोई अध्ययन करते हैं तो वो एक प्रमाणिक हो जाता है कि भाई जैसे हमने बात करी कि आर्थिक विकास की, तो हमने पिछले 10 सालों के डेटा देखे तो उस डेटा से हमारे जो बात हम कह रहे हैं उसको प्रमाण करने में सहायता मिलती है। तो जैसे कि अब आगे चले हम आर्थिक सिद्धांतों की रचना में जो इसके उपयोग है सांख्यिकी के, वो निम्न अनुसार होते हैं। आर्थिक सिद्धांतों की रचना में हमारे व्यवहारिक जीवन में जो कुछ हम देखते हैं, आर्थिक सिद्धांतों की रचना उन्हीं के आधार पर होती है। फिर भी उन अवलोकनों से संबंधित सांख्यिकीय आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर उन सिद्धांतों की पुष्टि या फिर खंडन किया जाता है। उदाहरण के रूप में देखें हम तो ऊंची कीमत पर उपभोक्ता कम मात्रा की मांग करते हैं। जब वास्तविक आंकड़ों से बात की पुष्टि होती है तो उपभोक्ता वास्तव में ऊंची कीमत पर कम मांग करते हैं, तभी ये इसे एक आर्थिक सिद्धांत के रूप में लेता है। कहने से तात्पर्य ये है कि जब हम बात करते हैं कोई भी आर्थिक सिद्धांत की रचना की, जैसे हमारा जो नियम है, मांग का नियम, वो कहता है कि अधिक कीमत होने पर हम मांग कम कर देते हैं। कीमत अधिक होगी तो मांग कम कर देंगे। तो इसके कई डेटा हमने देखे, कई जगह इसका विश्लेषण देखा, तो उन डेटा वास्तविक आंकड़ों के आधार पर हमने उस बात को प्रमाणित किया। नेक्स्ट है योजनाओं के निर्माण में। योजनाओं का निर्माण करने में भी सांख्यिकी की आवश्यकता होती है। आर्थिक योजनाओं बनाने में सांख्यिकी बहुत ही उपयोगी उपकरण है। सांख्यिकीय जानकारी के आधार पर योजनाकार आर्थिक विकास की नीतियों की रचना करते हैं। उदाहरण के लिए भारत एक अधिक जनसंख्या वाला देश है, किंतु इस अधिकता के स्तर की सटीक जानकारी तो जनसंख्या, उसके पोषण और उपलब्ध संसाधनों के सांख्यिकीय आंकड़ों से ही मिल पाती है। जनसंख्या नियंत्रण के प्रभावी नीतियों का निर्धारण भी तभी संभव हो पाएगा जब हम जान लें कि भारत में कितना जनसंख्या है। तो जब भी हम किसी प्रकार की योजना का निर्माण करते हैं, चाहे वो देश के विकास से संबंधित हो या जनसंख्या को नियंत्रण करने से संबंधित हो या विदेशी मुद्रा भंडार पर, तो हम उससे संबंधित तथ्यों को जानने के लिए पहले आंकड़ों का सहारा लेते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में क्या उपलब्धि रही है, और यदि हम अनुमान लगाए तो हम कितना स्तर तक पहुंचा जा सकता है। जैसे कि हम बात करें विदेशी मुद्रा भंडार की उदाहरण लें, तो हम बात करें कि अब इसे कहाँ तक बढ़ा सकते हैं, तो डेटाओं के आधार पर ये संभव हो पाएगा। जनसंख्या नियंत्रण की बात करें तो हमें देखना होगा कि कितने कब कब कितनी कितनी जनसंख्या रही है और हम किस प्रकार से क्या निर्धारित कर सकते हैं कि एकदम से हम चाहे बहुत अधिक जनसंख्या में कमी आ जाए तो संभव नहीं है। तो हम उन आंकड़ों के आधार पर देखेंगे कि हम कितनी कमी उसमें कर सकते हैं, या कोई विकास से संबंधित नीति है तो हम ये देखेंगे उसमें कितनी वृद्धि कर सकते हैं। सरकारी नीतियों के मूल्यांकन में केवल नीतियों को लागू करना पर्याप्त नहीं है, ये भी जानना आवश्यक होता है कि उनका क्रियान्वयन ठीक हो पाया है या नहीं। सांख्यिकी समग्र हमारी सरकारी नीतियों के मूल्यांकन में सहायता करते हैं। उदाहरण के लिए सरकार करों के उच्च स्तर से कितना राजस्व प्राप्त हुआ है। वित्त मंत्री की सांख्यिकी सूचनाओं से जनता द्वारा कर भुगतान सरकार की उपार्जित राजस्व की जानकारी मिलती है। तो जो सरकारी नीतियों का मूल्यांकन किया जाता है उसमें भी सांख्यिकी का बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे कि सरकार जो ऊंचे कर के ऊंचे स्तर पर कितना राजस्व प्राप्त हुआ है उसका आपको देखना है तो डेटा लेना पड़ेगा, और जनता द्वारा कितना कर भुगतान किया गया है। इन सब चीज़ों के आधार पर ही हम लोग जो हमारी नीतियाँ बनती है या उसका मूल्यांकन होता है। या जैसे कि हमने देखा कि मनरेगा योजना ने कितना विकास किया गया, तो हम डेटा देखेंगे कि भाई कितना पैसा खर्च हुआ है, कितने लोगों की आय में वृद्धि हुई है या कमी हुई है। तो इस प्रकार की जो भी सरकारी योजना होती है विकास से संबंधित, उसके जो भी आंकड़े हमारे पास उपलब्ध होते हैं, उस आंकड़ों के आधार पर हम उस योजना का मूल्यांकन करते हैं। अर्थव्यवस्था की संरचना का निरूपण। जनसंख्या, प्राकृतिक संसाधन, रोजगार, बचत, विनियोग, कर, राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, उत्पादन, आयात निर्यात, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि के आंकड़े पर अर्थव्यवस्था
की संरचना का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो इनके आधार पर हम सर जो भी होती है हम डेटाओं के आधार पर इनका अध्ययन करते हैं। अब हम बात करते हैं सांख्यिकी का विषय क्षेत्र। विषय क्षेत्र मतलब उसका कौन कौन से एरिया होते हैं जहां हम सांख्यिकी का उपयोग देखते हैं या उपयोग करते हैं। प्राचीन काल में सांख्यिकी का प्रयोग सरकार द्वारा प्रशासनिक कार्यों के लिए किया जाता था, किंतु आज सभी विज्ञान इस उपकरण का प्रयोग कर रहे हैं। चाहे वो कोई सा भी सब्जेक्ट हो या कोई सी भी ब्रांच हो, तो सभी लोग आजकल सांख्यिकी का प्रयोग कर रहे हैं। केवल प्रशासनिक कारणों के लिए कार्यों के लिए ही सांख्यिकी का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। शायद ही मुश्किल से कोई क्षेत्र होगा जहाँ प्राणी जैसे प्राणी शास्त्र, खगोल शास्त्र, भौतिक, रसायन, समाजशास्त्र या मनोविज्ञान सभी में सांख्यिकी उपकरणों का प्रयोग होता है। सांख्यिकी शब्द का दो प्रयोग अर्थ होता है, एक होता है बहुवचन, एक होता है एक वचन। बहुवचन के रूप में ये प्रामाणिक सूचनाओं के सांख्यिकी आंकड़ों को दर्शाती है, अथवा सांख्यिकी आंकड़े किंतु एक वचन के रूप में ये परिमाणात्मक सूचनाओं या सांख्यिकी आंकड़ों को दर्शाते हैं, किंतु एक वचन के रूप में ये परिमाणात्मक सूचनाओं के अध्ययन विश्लेषण से जुड़ी विधि और विधियों को दर्शाती है। तो अंतर हम इसको स्पष्ट करते हैं। जैसे जनसंख्या के हमने डेटा लिए हैं, 51 में 36.1 करोड़ थी, 61 में 71 में 81 में 67.5 हुई, 2000 में 102.87 हुई और 2011 में 121.01 करोड़ जनसंख्या हुई। अभी तालिका से हमने देखा कि हर जो 10 वर्ष बाद जनसंख्या की गणना हो रही है उसमें क्या दिखाना चाहते हैं। विभिन्न वर्षों में भारत की जनसंख्या दिखाई गई है, जहां हम जनसंख्या के विषय में केवल परिमाणात्मक सूचना की बात कर रहे हैं। सांख्यिकी का यहाँ बहुवचन के रूप में प्रयोग हो रहा है। जब हम कहते हैं कि भारत की जनसंख्या का अनुमान जनगणना विधि से लगाया गया, यानी आंकड़ों को एक तालिका के रूप में प्रस्तुत किया गया है कि भारत की जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। अब ये वृद्धि क्यों हुई है? क्योंकि मृत्यु दर में गिरावट हुई है। इसको वृद्धि, ये जो डेटा हमने देखा, ये डेटा हमें बता रहा है कि देखो 3643 बढ़ा, फिर 54, 68, 84। तो इस डेटा के अध्ययन से हमें ये पता लगा, इस सांख्यिकी के अध्ययन से हमें ये पता लगता है कि भारत की जनसंख्या लगातार वृद्धि होती चली जा रही है। और वृद्धि का कई कारण हो सकते हैं, और क्योंकि उसमें मृत्यु दर, जन्म दर मृत्यु दर की तुलना करेंगे तो मृत्यु दर में गिरावट हुई है, जबकि जन्म दर में गिरावट नहीं हुई है। तो हम इन आंकड़ों के संग्रह, एकत्रीकरण, प्रस्तुति, विवेचन की विधियों की बात कर रहे हैं। ये सभी चरण सांख्यिकी विधियां हैं। तो यहाँ सांख्यिकी शब्द का प्रयोग एक वचन के रूप में हो रहा है। अब अर्थव्यवस्था में सांख्यिकी का क्या महत्व है, इसको अध्ययन का हमें महत्व क्यों है, उसके बारे में जानते हैं। सांख्यिकी अर्थशास्त्र में कई आर्थिक सिद्धांतों का विकास सांख्यिकी विश्लेषण के कारण हुआ है, जैसे कि एंजिल का जो पारिवारिक, जब हम एंजिल कर पढ़ते हैं तो वो सब सांख्यिकी के विश्लेषण के आधार पर, माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत है। तो इस प्रकार से सांख्यिकी के उपयोग का अध्ययन और उपभोग का अध्ययन, प्रत्येक व्यक्ति कुछ वस्तुओं की आवश्यकता होती है, सबसे पहले आवश्यक वस्तुओं पर खर्च करता है। तो जो भी उपभोग से संबंधित सिद्धांत हुए हैं, हमारे थ्योरी बनी है, तो उन सब का अध्ययन हमने सांख्यिकी के आधार पर किया है। तो अलग अलग व्यक्तियों के समूह बनाकर हम उनसे संबंधित डेटा इकट्ठा करते हैं। वो सांख्यिकी और उत्पादन का अध्ययन। तो उत्पादन की बात करें तो उत्पादन की वृद्धि का अनुमान सांख्यिकी की सहायता से मापा जा सकता है। उत्पादन के साधन के तुलनात्मक उत्पादकता का अध्ययन भी सांख्यिकी की सहायता से किया जाता है। मांग और पूर्ति के सामंजस्य में भी सांख्यिकी महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। नेक्स्ट है सांख्यिकी और विनिमय का अध्ययन। तो विनिमय में सांख्यिकी का प्रयोग महत्व है। उत्पादन में, उपभोग में, विनिमय में, वितरण में, सब में हम सांख्यिकी का महत्व देखते हैं। उत्पादन राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मांग पर निर्भर है। उत्पादक को उत्पादन व्यय, विक्रय कीमत के निर्धारण के लिए समूहों की आवश्यकता होती है। वे बाजार में प्रतियोगिता और वस्तु की मांग का अध्ययन करता है। कीमत और लागत मूल्य का निर्धारण जो विभिन्न बाजार दशाओं, मांग और आपूर्ति पर निर्भर होता है। नेक्स्ट सांख्यिकी और वितरण का अध्ययन। सांख्यिकी राष्ट्रीय आय की गणना है और उसके वितरण में सांख्यिकी विधियां सहायक होती है। आय के असमान वितरण होता है कि कई समस्याएं पैदा होती है, इनका निराकरण सांख्यिकी विधियों से किया जाता है। जैसे कि जो भी राष्ट्रीय आय होती है उसका वितरण किस प्रकार से किया जाए। उत्पादन के साधनों में, जैसा कि हम पढ़ते हैं, उत्पादन के 4 साधन हैं, भूमि, पूंजी, श्रम, उद्यम। तो जो राष्ट्रीय आय का वितरण इन उत्पादन के साधनों में किस प्रकार से किया जाए, इसका अध्ययन भी हम सांख्यिकी से करते हैं। जो विनिमय होता है राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और उत्पादन बाजार, पूर्ण प्रतियोगिता में, तो उनका अध्ययन हम सांख्यिकी में करते हैं, सांख्यिकी के माध्यम से करते हैं। उत्पादन की बात होती है तो उत्पादन के साधनों का अध्ययन करते हैं और उपभोग का अध्ययन करते हैं।
तो इस प्रकार से हमने सांख्यिकी की आवश्यकता, क्षेत्र और महत्व को जाना। धन्यवाद।